हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। तो आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर ली थी। ये हमारा 21वां प्रश्न है। सो 21वां प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कॉसेक ए का मान हमेशा होता है। तो कॉसेक ए इंग्लिश में भी देख लो यहाँ पे, वैल्यू ऑफ कॉसेक ए मोड, ठीक है। बेसिकली मोड है, मोड कभी भी खुलता है तो अंदर अगर कोई नेगेटिव होता है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इज ऑलवेज, सो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये हमेशा एक से अधिक होता है, ठीक है। 21वें का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है कि ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, एक से अधिक होता है। कितना होता है बच्चों, ये एक से अधिक होता है। ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा या कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है, इसका जो उल्टा होता है वो होता है साइन ए। और साइन ए आपने कभी भी देखा होगा, साइन ए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। कहाँ होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। यानी 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लूं, अगर मैं कोई भी वैल्यू लूं तो यहाँ पे जो है कॉसेक ए की जो ए के जो मान पे अंतर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। हमेशा क्या होगा? वो 1 से ज्यादा होगा। क्यों होगा? 0 से, क्योंकि साइन ए की वैल्यू का मान 0 से 1 के बीच में, तो जो भी 0 से 1 के बीच में जितने भी संख्याएं दशमलव में ही आएंगी, तो जितनी भी ये संख्याएं आएंगी उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो हमेशा कॉसेक ए की वैल्यू का मान हमेशा ज्यादा ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अगर 1.0.5 रखूं तो आप यहाँ पे इसको करके देखो, यहाँ पे इसका आंसर 2 आएगा। तो आप ऐसे ही किसी भी इनके बीच का 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका हो जाएगा। अब साइन ए 0 से 1 के बीच में ही क्यों होता है इसको भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जानो कि साइन, देखो साइन ए की वैल्यू हमेशा याद रखना 0 से 1 के बीच में होती है, और 0 से 1 के बीच में होती है। तो इसी प्रकार आपको ये भी याद रखना है कि कॉसेक जो ए है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती है। आने वाली क्लासों में मैं आपको और भी डिटेल में इन सब चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखो क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सब चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। उसके लिए कम से कम आपको 1-2 क्लासेस लगेंगी 1-1 घंटे की। सो प्लीज़ आप इसको यहाँ पे याद रखिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉसेक ए की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? अधिक होती है। कितने से? 1 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न यहाँ पे करते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखिए, एक 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन के सभी फलकों को रंग दिया गया है, ठीक है। कोर मतलब, कोर क्या होता है? जैसे ये एक घन है, ठीक है, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, ठीक है। एज जिसको इंग्लिश में एज बोलते हैं, ठीक है। सपोज ये एक घन है, यहाँ पे मैं इसको पहले बना लेता हूँ। ये एक घन है तो ये है इसके सीड्स, ये क्या है? इनके सीड्स। ये है इनके कोर, इनको कोर बोलते हैं। और ये जो पूरा ये एक है इनको बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं? फलक। यानी इनको बोलते हैं फलक, ठीक है। फलक यानी फेसेस, ठीक है। कोर यानी एज, ठीक है। और ये होते हैं कॉर्नर, कॉर्नर यानी सीड्स। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। देखो ये होते हैं कॉर्नर, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ये होते हैं कोर, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और ये होता है पूरा ए फलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउ फेसेस, ठीक है। कोर को इंग्लिश में बोलते हैं एज, और इसको बोलते हैं कॉर्नर सीड्स को, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोर वाले, यानी कुल मिला के इनका कहने, कोर से इनका मतलब है कि ये एक भुजा ही तो हुई। कुल मिला के इनका कहना है कि जो घन की भुजा है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। घन की भुजा क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, आपको पता है अगर घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर की होती है तो बाकी सारी भुजा भी सेम ही होती है क्योंकि वो घन है। तो इस हिसाब से इसका अगर हम आयतन देखें तो इसका आयतन कितना हुआ?
इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, हमें यहाँ पे आयतन निकालने को तो बोला नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब। अब इसको यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, जो जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, प्लीज उनको भी अपने माइंड में रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगा। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं इसके बाद 1 सेंटीमीटर को या भुजा वाले घनों में काट दिया गया है। अब मैं इसको अगर काटूं तो कितने, तो वो बोल रहे हैं कितने ऐसे घन हैं जिनके कोई भी फलक रंगे नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर हम 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाएंगे, इस 6 सेंटीमीटर वाले घन से अगर हम 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाएंगे तो हमारे पास टोटल कितने घन होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का है, चूंकि 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब यहाँ पे लंबाई भी कितनी है, लंबाई भी यहाँ पे कितनी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर है। अब एक एक सेंटीमीटर के बना लूं मैं, अगर इसको एक एक सेंटीमीटर के बना लूं, एक एक सेंटीमीटर के अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो एक एक करके ये 6 हो जाएंगे। देखो काटो, इस वाले 6 को काटो, खट 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 खट, तो 6 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये पूरा यहाँ से 6 ऐसे बन जाएगा, 6 यहाँ से भी 6 यहाँ से भी, तो टोटल 6 × 6 × 6 × 6, तो ये हो जाएगा अब हमारा कितना 216। तो यानी टोटल जो हमारे पास जो घन आएंगे वो आएंगे 216। ठीक है, कितने आएंगे 216। अब देखो ये बोल रहा है कि जिनके कोई भी फलक कितने घन ऐसे होंगे काटने के बाद, 1 1 सेंटीमीटर में बांटने के बाद कितने ऐसे घन होंगे जिनके कोई भी फलक बोले तो इसको फेस रंगे नहीं है, यानी कलर्ड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं इनके लेयर हटा दूं, देखो लेयर मतलब ऊपर का, इधर का, साइड का, नीचे का, सामने और पीछे का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखो, इसका जैसे ये घन है तो इसका ये इस तरफ से देखेंगे तो ये इसका आगे, ये इसका पीछे, इस तरफ से देखेंगे तो इसका आगे, ये इसका पीछे, ऊपर और नीचे से देखेंगे तो इसका आगे और ये इसका पीछे। तो कुल मिला के 6 सेंटीमीटर से देखो, अब चूंकि जो रंगे नहीं है वो अंदर के ही होंगे, अगर मैं बाहर के लेयर को काट के फेंक दूं तो अंदर तो बिना कलर के ही जो मतलब बिना कलर वाला ही होगा। बाहर का अगर मैं उसका एक लेयर निकाल लूं तो पूरा वो मतलब बिना कलर का होगा। अब बिना कलर का होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि इधर से आगे पीछे, इधर से भी आगे पीछे, इधर से भी ऊपर से भी आगे पीछे 2 हैं। तो मतलब अगर हम इधर हर उससे निकाल देंगे तो 6 में से हम 2 निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमें बताना है कि कितने घन होंगे, तो घन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्यूब लगाते हैं। तो 6 में से 2 गया 4, और 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 कितना होता है 64। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन में 64 कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे फॉलो करेंगे, नन ऑफ दिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार प्लीज कमेंट में जरूर कहिएगा, मैं आपको और एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब देखिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। 23वां प्रश्न वेन डायग्राम से, तो देखो ई ग्रुप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे देखो ई ग्रुप का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये सेट चैप्टर है, जो कि क्लास 11th का पहला चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स ये आप समझने का प्रयास करो कि 11th 12th से भी आपको पूछा जाता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि भले ही आपके उसमें लिखा होगा, आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा होगा कि 10th बेस पे पूछा जाता है, बट यहाँ पे 11th और 12th के चैप्टर भी इंक्लूड रहते हैं। सो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, और सिलेबस मैंने दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है चित्र में छायांकित क्षेत्र निरूपित करता है। इन द फिगर द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए और बी का पार्ट यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जैसे
जैसे ए के कुछ एलिमेंट्स है, सपोज दैट 1 2 3 और 4, और बी के कुछ अवयव हैं, बी के कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2, बस 1 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं ए और इस प्रकार ऊपर को रहेगा तो इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन। अगर मैं कहूं ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपको लिखना है ए यूनियन बी होगा। यूनियन का मतलब सबको जोड़ देना है, जितने भी उसमें अवयव हैं। एक एक इसमें है तो एक को एक बार, दो दो इसमें है तो दो को दो बार, फिर बचा कौन कौन से 3 और 4, तो ए यूनियन बी ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ए, अब की बार इसको मैं नीचे का कर दूं तो इसको यूनियन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम केवल उन्हीं को लेते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे इसमें कॉमन क्या है? 1 और 2, तो 1 और 2, यानी यहाँ पे ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, 1 और 2। तो यहाँ पे देखो ये जो ए और ये बी है, यहाँ पे इसका कुछ मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अवयव ए के भी हैं वहीं वो अवयव बी के भी हैं, यानी वो इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी हम कहें ये है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन इस ए इंटरसेक्शन बी में देखो सी बिल्कुल भी नहीं है, सी फिर अलग ही है, सी अलग है जो कि बी में भी नहीं है लेकिन ए में है। तो मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें सी नहीं है, तो इसको माइनस कर दो, सी को माइनस कर दो। तो क्या यहाँ पे ये ऑप्शन है? आप कहोगे यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। आप आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। वेन आरे को आपको और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी ये आपके समझ में आएगा। वैसे मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश तो की है, फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार इस टॉपिक को अपनी ओर से भी जरूर देखना। क्लास 11th का पहला चैप्टर है सेट, वहां से जाके आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। अब देखो 24वां प्रश्न क्या है कि 10% वार्षिक, तो जहां पे परसेंट लग गया समझो वो रेट है यानी दर है, तो 10% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को हमें बोला है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को हमें बोला है, 24वां ये प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे बोला है कि दर से कितने वर्षों में कितना, मतलब हमने बैंक में दिए हैं 1000 रुपए, तो वो बोल रहा है कि अगर उस पर 10% लग रहा है तो कितने साल में वो 1331 रुपए हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला बच्चों ध्यान से इसको याद कर लो, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n की होल पावर n। अब यहाँ पे जो A है वो क्या है? जो A है ये है कुल धनराशि। कुल धनराशि मतलब जितना हमने जमा किया था प्लस जितना उस पे ब्याज लगा है, टोटल कुल धनराशि यानी कुल राशि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? जबकि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये होता है मूलधन, मतलब कि जब हमने पैसे डाले थे तो हमने कितने डाले थे, यानी मेन जो हमारे पास पैसा था वो कितना था बिना ब्याज के, तो मूलधन इसको बोलते हैं। ये है रेट बोले तो दर, और ये है समय यानी n होता है समय यानी टाइम। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो हमें रेट दिया हुआ है, R दिया हुआ, कितना परसेंट दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। जो मेन धन यानी जो जिसको हमने पहले जमा किया था बैंक में, P वो कितना है? मूलधन 1000 रुपए। कितना है वो? 1000 रुपए। ब्याज लगने के बाद वो कितना हो गया? ब्याज लगने के बाद यानी टोटल कितना हो गया? 1331। और कितने समय में? ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो इनकी जगह पे ये जो वैल्यू है इनको रखो और आंसर निकालो। आपका जो आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर आपका आएगा, यहाँ पे ध्यान से देख लो, आपका जो आंसर यहाँ पे आने वाला है वो आने वाला है 3 वर्ष, 3 वर्ष, जो कि कौन से ऑप्शन में है? जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्यादा मैं बड़े बड़े वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं ला रहा हूँ, ठीक है, ताकि आराम से हमारे क्वेश्चन भी हो जाए और ऐसा भी ना आपको बर्डन भी ना लगे कि अरे यार 1-1 घंटे के वीडियो कैसे देखे, मतलब बोर टाइप का आपको ना हो, ठीक है। इसीलिए 5-5 क्वेश्चन करके ही मैं अब से आपको करवाऊंगा। 25वां प्रश्न देखो बच्चों, 25वां प्रश्न करेंगे हम। 3 टन प्रति ट्रक
प्रति ट्रक, 3 टन प्रति ट्रक प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब एक दिन में 3 टन, एक ट्रक 3 टन ले जा रहा है, 30 दिनों में कितने ट्रक इतने ले जाएंगे? 3 टन प्रति ट्रक प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिनों में कितने, वो कह रहा है अगर एक दिन में 3 टन एक ट्रक ले जा रहा है तो 30 दिनों में कितना ले जाएगा? 500 टन कितने दिनों में ले जाएगा? 30 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हाउ मैनी ट्रक्स विल कैरी 540 टन इन 30 डेज इन ईच ट्रक कैरीज 3 टन पर डे। सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों, जो हमारा टोटल कुल क्या है, जो हमारा टोटल टन है पर डे, जो हमारा टोटल टन है पर डे वो कितने हैं? देखो 500 टोटल जो हम ले जा रहे हैं, 500 टन ले जा रहे हैं 30 दिनों में। 30 दिनों में हम कितना टन ले जा रहे हैं? 500। तो यानी एक दिन में हमारा कितना टन जा रहा है? एक दिन में हमारा जा रहा है 18 टन। 18 टन जा रहा है हमारा कितना? पर डे। 18 टन पर डे जा रहा है हमारा। अब देखो यहाँ पे, अगर देखो 540, 30 दिनों में 540 टन जा रहा है तो एक दिन में कितना टन जा रहा है? 18 टन पर डे। अब वो क्या बोल रहा है कि एक ट्रक एक दिन में 3 टन ले जा रहा है, तो एक दिन में चूंकि 18 टन जा रहा है, एक दिन में चूंकि 18 टन जा रहा है और एक ट्रक 3 टन ही ले जाएगा, एक ट्रक 3 टन ही ले जाएगा, एक दिन में 18 टन जा रहा है और एक ट्रक 3 टन ही ले जाएगा, तो कितने ट्रक होंगे जो 18 टन को ले जाएंगे? 6 ट्रक। कितने ट्रक हो जाएंगे? 6 ट्रक। और हमसे यही पूछा गया है कि कितने ट्रक ले जाएंगे। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये 5 क्वेश्चन रहे हैं, इन 5 क्वेश्चंस को देखिए, समझिए। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में पूछिए, नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही यहाँ पे मिल जाएगी।